तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आपका इस क्लास में स्वागत है। आपने अभी तक यदि हमारे क्लास को किया होगा, जो कि हिंदी में हम वर्णमाला पढ़ा रहे थे, तो आपको बहुत कुछ वहाँ से सीखने को मिला होगा। यदि आप मन से क्लास किए होंगे तो, यदि आप गैर मन की क्लास के होंगे, एक वीडियो की तरह उसको देखे होंगे या देख के छोड़ के चले गए होंगे, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। इसमें नुकसान आपका होगा, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। यदि आप क्लास करने आए हैं तो आप मन से क्लास करें, और मैं इसीलिए एकदम से बच्चा बन के पढ़ाता हूँ कि आपको चीज़ें आसानी के साथ समझ में आ जाए। मैं किसी भी तरह कोई एटीट्यूड में नहीं पढ़ाता हूँ, या ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस बन के नहीं पढ़ाता हूँ कि हाँ चलो हम पढ़ाते हैं अगर तो बहुत एटीट्यूड से खड़े हो जाएं, अच्छे कपड़े पहन करके खड़े हो जाएं, अच्छा वर्ड बोलें ताकि आप समझ में ना पाएँ। बस ये जाने कि कोई पढ़ा रहा है, टाई बेल्ट में अच्छे से बड़ा टीचर बन के पढ़ा रहा है। इससे कोई फ़ायदा होने वाला मेरे दोस्त नहीं है। फ़ायदा कब होगा? जब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। कहते नहीं हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो उस तरह बड़ा होने का कोई मतलब नहीं है। हम छोटे ही रहें, बस अगर हम फल देते रहें, अगर आपको बात समझ में आती रहे, आपको मेरी क्लास समझ में आती रहे, तो हमारे लिए उतना ही काफ़ी है। और हम आपको अपने बहन भाई की तरह मानते हैं। आपको हम एकदम से बेसिक से पढ़ाने की प्रयास करते हैं कि आप कहीं से अगर ना सीख पाएँ तो हमारे यहाँ आकर के, हमारे इस रोज़गार जो हमारा चैनल है मिशन रोज़गार पे आकर के आप अच्छे तरीके से सीख सकें। इसलिए मेरे भाइयों, मैं इस तरह पढ़ाता हूँ। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप बिल्कुल बताया करें। यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो आप उसको भी बताया करें, ताकि हम आगे के लिए अच्छा सुधार करें। तो कल जैसे हमने वर्णमाला में पढ़ा था कि कितने कितने भागों में बांटा जाता है। जैसे हमने जीभ के आधार पर पढ़ा, ओष्ठ के आधार पर हमने पढ़ा, अल्प प्राण पढ़ा, महाप्राण पढ़ा। जिन बच्चों ने क्लास किया होगा उनको पता होगा कि अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, घोष क्या होता है, सघोष व्यंजन कौन सा होता है और अघोष कौन सा होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। अयोग्यवाह क्या होता है, संयुक्त स्वर क्या होता है, ऊष्मीय व्यंजन क्या होता है। लेकिन कब पता होगा? जब आप लोगों ने क्लास किया होगा तब पता होगा। ठीक, उससे हम आगे बढ़ते हैं और आगे आज हम पढ़ाएंगे वर्णमाला में उच्चारण स्थान। क्या पढ़ाएंगे मेरे भाइयों? उच्चारण स्थान। आज आप यहीं से सीखिए उच्चारण स्थान। आप हेडिंग डालिए वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान। बोलो मेरे दोस्त, हेडिंग पढ़ गया कि नहीं पढ़ गया? वर्णों का उच्चारण स्थान। अच्छा, एक बात आप बताइए कि जब हम किसी भी वर्ण को बोलते हैं तो सबसे पहले जो हमारा आवाज़ निकलता है वो कहाँ से चलता है? यानी जो हमारी आवाज़ों की जो ट्रेन बन के चलती है वो कहाँ से चलती है और किस किस प्लेटफॉर्म पे जाके रुकती है? कहने का हमारा मतलब ये है। तो भैया, जो हमारी ट्रेन बन के चलती है वर्णों की, वो हमारी चलती है कंठ से। कहाँ से चलती है? कंठ से चलती है। कहाँ से चलती है भैया? कंठ से चलती है। बोलो, कंठ से चलती है कि नहीं चलती है? इस प्रकार कंठ से चलने के बाद में हमारा अगला स्टेशन आता है। वो कौन सा होता है? वो तालव्य होता है, यानी तालु होता है। बोलो, तालव्य होता है कि नहीं होता है? तालु। ठीक, इससे आगे जब हम चलते हैं भैया तो हमारी ट्रेन कहाँ पर रुकती है, किस प्लेटफॉर्म पे रुकती है, यानी किस स्टेशन पे रुकती है? तो वो रुकती है मूर्धन्य पे। कहाँ पे रुकती है? मूर्धन्य पे। तालु के आगे का जो हिस्सा होता है उसको हम मूर्धन्य बोलते हैं, यानी बीच वाला। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? उसको हम मूर्धन्य बोलते हैं। जब मूर्धन्य से हम आगे चलते हैं तो हमारा आकर के कहाँ रुकता है? जो ट्रेन हमारा आता है वर्णों का, वो कहाँ रुकता है? दांत पे रुकता है। कहाँ पे? इस ट्रेन का क्या नाम है भैया? दांत नाम है, लेकिन उसको हम दंत लिखेंगे, शुद्ध लिखेंगे। क्या? दंत लिखेंगे। जब दांत से हमारा आगे वर्ण निकलता है तो जो हमारा आखिरी वाला प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ से ट्रेन फिर हमारी चली जाएगी,
वो कौन सा होता है? वो हमारा होता है ओष्ठ होता है। क्या होता है भैया? ओष्ठ होता है, ओठ होता है। यहीं से हमारा क्या आवाज़ होता है? बाहर निकल जाता है। बोलो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? सबसे पहले कहाँ से चलता है? कंठ से चलता है। कंठ से आगे तालु आता है, तालु से आगे मूर्धन आता है, मूर्धन से आगे दंत आता है, और दंत से आगे हमारा कौन सा आता है? ओष्ठ आता है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो, अब मेरे दोस्त इसमें कंठ में हमको यही पढ़ना है, उच्चारण स्थान पढ़ना है कि यहाँ से कौन कौन सा वर्ण हमारा उच्चारित होता है। यानी हम जब उच्चारण करते हैं तो कंठ से हमारा कौन कौन सा वर्ण होकर के आता है। तो कौन कौन सा आता है भैया? इसमें हमारा पूरा का वर्ग आ जाता है। क्या आ जाता है? का वर्ग आ जाता है। जिन मेरे बहन भाइयों ने हमारा क्लास किया होगा पहला और दूसरा वर्णमाला का, उनको पता होगा कि का वर्ग क्या होता है। का वर्ग में कौन कौन से लेटर आते हैं? तो का वर्ग में क्या आते हैं मेरे दोस्तों? का वर्ग में हमारा का आता है, हमारा खा आता है, हमारा गा आता है, और घा आता है, और फिर अंगा आता है। बोलो ये आता है कि नहीं आता है? ठीक। फिर हमारा जब तालव्य होता है, तालव्य में हमारा कौन सा वर्ग आता है? हमारा चा वर्ग आता है। कौन सा वर्ग आता है? चा वर्ग आता है। चा में कौन कौन सा वर्ण होता है? तो चा में एक चा होता है, एक छा होता है। कौन कौन सा होता है मेरे दोस्त? इसमें एक चा होता है, फिर छा होता है, जा होता है, और झा होता है, फिर क्या होता है? अइया होता है। बोलो ये होता है कि नहीं होता है? फिर जब हम मूर्धन्य पे आते हैं तो मूर्धन्य पे हमारा कौन सा वर्ण होता है? कौन सा वर्ग हमारा होता है? तो वो होता है टा वर्ग। कौन सा वर्ग होता है? टा वर्ग होता है। ठीक। हमारा जो दंत पे होता है वो कौन सा वर्ग होता है? ता वर्ग होता है। कौन सा वर्ग होता है मेरे भाई? वो ता वर्ग होता है। हमारा जो ओष्ठ पे होता है वो कौन सा वर्ग होता है? वो पा वर्ग होता है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कौन सा वर्ग होता है? वो हमारा पा वर्ग होता है। अब टा वर्ग में कौन कौन सा लेटर आता है भैया? तो टा वर्ग में हमारा एक टा आ जाता है, एक था आ जाता है, एक डा आ जाता है, एक ढा आ जाता है, और एक क्या आता है? अड़ा आ जाता है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कौन कौन सा आ जाता है? टा आ जाता है, ठा आ जाता है, डा आ जाता है, ढा आ जाता है, और अड़ा आ जाता है। ता वर्ग में हमारा एक ता होता है, एक था होता है, एक दा होता है, एक धा होता है, और एक ना पे समाप्त हो जाता है। फिर हमारा ओष्ठ में जो होता है ये पा वर्ग होता है। इसमें एक पा होता है, फा होता है, बा होता है, भा होता है, और कौन सा होता है भैया? माँ हमारा होता है। ठीक। तो आपको ये पता चल गया होगा कि जो 25 हमारा जो पार्श्व व्यंजन होता है इसका उच्चारण स्थान आपको पता हो गया होगा। जैसे कंठ से हमारा का वर्ग पूरा आ जाएगा, तालु से हमारा चा वर्ग पूरा आ जाएगा, मूर्धन से हमारा टा वर्ग पूरा आ जाएगा, दंत से पूरा ता वर्ग आ जाएगा, और उष्ठ से पूरा पा वर्ग आ जाएगा। अभी हम इसको याद करने का ट्रिक बता देंगे जो आप शायद कभी नहीं भूलेंगे। इतना अच्छा हम ट्रिक आपको बता देंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको एक बार ध्यान से समझने का प्रयास ज़रूर करिए। इसको आप पहले ऐसे सीधा लिख लीजिएगा। जैसे ये कंठ, कंठ से हमारा आगे चला तालु, तालु से मूर्धा, मूर्धा से दंत और ओष्ठ पे खत्म हो गया। इसी प्रकार हमारा इसको याद कर लीजिए कचट तब का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक। अब देखो, अब हमारा इसमें हम और जो लेटर छोड़ गए हैं, जो वर्ण छोड़ गए हैं, उनको भी हम यहाँ पर लिखेंगे कि वो भी कहाँ कहाँ से उच्चारित होते हैं। तो अब इसमें हम देखो भैया क्या इसमें आता है। इसमें हमारा आता है एक आ आता है, एक बड़ा आ आता है, एक क्या आता है? छोटा आता है, बड़ा आता है, हा आता है हमारा, और आहा आता है। ये कहाँ से उच्चारित होता है? एक कंठ से उच्चारित होता है। तालव्य में हमारा क्या आता है? तालव्य में हमारा क्या आता है भैया? ई आता है, और बड़ी ई आती है, या आता है, और कौन सा आता है? ये सा आता है। बोलो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? आप मूर्धन में देखेंगे तो मूर्धन में हमारा कौन कौन सा आ जाता है? हमारा एक रा आ जाता है, हमारा एक रेट आ जाता है, और हमारा क्या आ जाता है? सा आ जाता है। दंत में जो होता है, दंत में हमारा क्या आता है भैया? एक ला आ जाता है, और एक क्या आता है? ये वाला सा आ जाता है। दंत में क्या आता है? ला आता है और सा आता है। ओष्ठ में जो हमारा आता है वो ऊ आता है, छोटा ऊ आता है, और बड़ा ऊ आता है। बोलो ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई?
अब देखो, इसको हम याद करने का तरीका बता दे रहे हैं, आप उसको आसानी के साथ समझ लीजिएगा। जैसे भैया देखो, का से हमारा क्या होता है, का से हमारा कौवा होता है। बोलो कौवा होता है कि नहीं होता है? का से कौवा होता है। अब कौवा भैया आया तो कौवा गुस्से में था और हम क्या थे, छत पर बैठे थे। अब कौवा आया, हमारे कंठ पे जोर से मारा। क्या क्या? हमारे कंठ पे जोर से मारा, अपना पूरा गुस्सा उतार दिया। का से कौवा हमारे कंठ पे मारा। अब जब कौवा हमारे कंठ पे मारा तो हमको चोट लगी और हम बोले आहा। क्या बोले? आहा। तो इसमें आ गया, बड़ा आ गया, हा भी आ गया। अब जब मारा तो इतना ही नहीं किया, इससे आगे क्या किया, उसने हमारे कंठ पे जहर डाल दिया। जहर का मतलब विष डाल दिया, और विष से ये विसर्ग याद कर लीजिएगा। क्या डाल दिया? जहर डाल दिएगा, और जहर का मतलब विष होता है, और विष से ये विसर्ग से में आ गया। ठीक, ये बात आप समझ गए होंगे। अब चा से भैया चम्मच होता है। क्या होता है? चम्मच होता है। जब एक मम्मी अपने बच्चे को जब दूध पिलाती हैं, छोटा रहता है तो चम्मच से पिलाती हैं, तो मम्मी अपने बच्चे को चम्मच से दूध पिला रही हैं। अब चम्मच जाता है तो तालाब में यानी तालों में फंस जाता है। अब बच्चा ज़ोर से चिल्लाता है, ई, ऐसे रोता है। छोटे हैं तो आप कैसे रोते थे? ऐसे रोते थे, ई। अब बच्चा ज़ोर से चिल्लाया, ई। अब मम्मी बोली, क्या हुआ, दर्द हो रहा है? अब वो लड़का कहता है यस। बोला यस मम्मा, तो ये या और सा इसी में आ गया। लड़का चिल्लाया तो ई चिल्लाया, और मम्मी बोली दर्द हो रहा है तो बोला यस मम्मा, तो या और सा इसी में आ गया। अब टा से क्या होता है भैया? टा से टमाटर होता है, और टमाटर इस समय ख़राब हो चुका है, तो टमाटर जो खाएगा वो मुर्दा हो जाएगा, वो मर जाएगा। अब इसको कौन खा लिए? इसको ऋषि खा लिए। रा सा और ये सा आ गया, इसको ऋषि टमाटर खा लिए। ये आपको भी याद हो गया होगा। अब भैया ता से क्या होता है? जब हम छोटे क्लास में होते हैं तो तख्ती पे पढ़ते हैं। अब तो ज़माना चला गया, स्लेट आ गया, फ़ोन आ गया। पहले के लोग तख्ती पर पढ़ते थे, तो पहले के लोग लड़ाई भी बहुत करते थे। तख्ती लेकर के जाते थे, बात बात पे लड़ाई, फिर तख्ती रचाने लगते थे, झगड़ा करने लगते थे और मार देते थे। और मार कर क्या तोड़ देते थे? दांत तोड़ देते थे। तख्ती से दांत तोड़ देते थे, और ऐसे नहीं बोलते थे ले साले। जब मारते थे क्या बोलते थे? ले साले। तो ये ला और सा हमारा इसी में आ गया। आपको ये भी याद हो गया होगा। ओष्ठ से क्या आता है भैया? जैसे पा से क्या होता है? पा से क्या होता है भैया? तो पा से हमारा क्या होगा? पानी है, और पानी खूब गर्म था। क्या था? पानी खूब गर्म था, हमको पता नहीं चला और हमने पानी को पी लिया। फिर हम जोर से चिल्लाए, ओ मेरा ओठ जल गया। क्या बोला? मेरा ओठ जल गया। और जोर से चिल्लाए, ओ जब पानी दर्द लगा हमको, तो हम कहे ओ। बोलो ये याद हुआ कि नहीं हुआ? आसानी के साथ हमने आपको समझा दिया, अब तो याद हो गया होगा। अब हम भैया जो वर्ड हमारा बच गया है, आओ उसको भी समझ लेते हैं कि कौन कौन सा हमारा बच गया है। तो एक हमारा बच गया, जैसे हमारा बच गया ये वाला, बच गया ये वाला, और ये बच गया। ठीक, तो इसकी जो आवाज़ निकलती है भैया, वो इसकी आवाज़ कहाँ से निकलती है? तो इसकी आवाज़ जो हमारी निकलती है वो कंठ तालव्य से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कंठ तालव्य से निकलती है। अब कंठ तालव्य से क्यों निकलती है भैया? तो हम इसको पढ़ाए थे पहले ही आपको कि मेरे दोस्त जी, ये जो होता है ये संयुक्त स्वर होता है। संयुक्त स्वर होता है, और जो संयुक्त स्वर होता है वो दो स्वरों के मिलने से बनता है। ये किन दो स्वरों के मिलने से बना है? तो ये आ और ई के मिलने से बना है। किसके मिलने से? आ और ई के मिलने से ये ए बना है। तो आ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। आ का उच्चारण स्थान कहाँ है मेरे दोस्त? वो कंठ है। और जो ई का उच्चारण स्थान है वो तालु है। तो कंठ और तालु को जब हम मिलाएंगे तो हमारा कंठ तालव्य बन जाएगा। तो बोलो इन दोनों का उच्चारण स्थान कहाँ हुआ? तो वो कंठ तालव्य हो गया। अब क्या बच गया? अब हमारा बच जाता है, हमारा दोस्त अब बच जाता है, ओ बच जाता है, और ये वाला ओ बच जाता है, ओ और औ। ठीक, अब इसका आवाज़ कहाँ से निकलता है? तो इसका आवाज़ जो हमारे दोस्त निकलता है वो निकलता है कंठ ओष्ठ से। कहाँ से? कंठ ओष्ठ से। इसको हम क्या लिखेंगे? कंठोष्ठ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इस प्रकार लिखते हैं, कंठोष्ठ।
अब आपको बात समझ में आ गया होगा क्यों इसको कंठोष्ठ बोलते हैं भैया, क्योंकि ये भी तो हमारा जो है संयुक्त स्वर है। अब संयुक्त स्वर है तो दो स्वर से मिलकर के बना होगा, तो ये किससे मिलकर के बना है, ये आ और ऊ से मिलकर के बना है। बोलो आ और ऊ से मिलकर के बना है कि नहीं बना है। अब जो आ का उच्चारण स्थान होता है वो कंठ से होता है, और जो ऊ का उच्चारण होता है उच्चारण स्थान वो कहाँ से होता है भैया, तो वो ओष्ठ से होता है, यानी ओठ से होता है। जब कंठ और ओठ को मिलाते हैं तो हमारा कंठोष्ठ हो जाता है। इसी प्रकार जो हमारा ये उच्चारण स्थान है इसका वो क्या है, कंठोष्ठ है। क्या है भैया, कंठोष्ठ है। एक लेटर हमारा और बच गया, वो हमारा वा है। क्या है, वा है। और जो वा का उच्चारण स्थान होता है वो कहाँ से होता है, तो कहाँ से होता है भैया, वो दंतोष्ठ से होता है। कहाँ से होता है, दंतोष्ठ से होता है। दंतोष्ठ से क्यों होता है भैया, क्योंकि जब इसको हम बोलते हैं, इसका जब उच्चारण करते हैं तो ये दांत और ओठ के मिलने से आता है, इसलिए इसको हम दंतोष्ठ बोलते हैं। अब ये बात आपको आसानी के साथ समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसका हम वर्गीकरण करते हैं। क्या करते हैं मेरे दोस्त, उसका हम वर्गीकरण करते हैं। तो आप ऐसे सुंदर राइटिंग में हेडिंग डालेंगे वर्णों का वर्गीकरण। क्या डालेंगे भैया, आप डालेंगे वर्णों का वर्गीकरण। आज जब हम वर्णों का वर्गीकरण करेंगे तो बताओ मेरे दोस्त, मैंने आपको स्वर पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। मैंने आपको स्वर पढ़ाया, फिर मैंने आपको अयोग्यवाह बताया कि क्या होता है, अयोग्यवाह बताया। अयोग्यवाह के बाद मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको उच्छिप्त बताया। बताओ उच्छिप्त बताया था कि नहीं बताया था। इसके बाद फिर मैंने आपको संयुक्त बताया कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा होता है, और इसके बाद मैंने आपको पूरा व्यंजन बताया था। तो बताओ ये आपको याद है कि नहीं याद है। हमने बताया था कि मेरे भाई जो सुर होता है वो कितना होता है, वो 11 होता है। सुरों की संख्या कौन सी होती है, 11 होती है। कौन कौन सा, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा और टिट और ए आए ओ आओ, 11 हो गए। तो स्वरों की संख्या हमने कितना बताया था, 11 बताया था। अयोग्यवाह हमने बताया था कि जो अयोग्यवाह होते हैं वो मेरे दोस्त कितने होते हैं, वो 2 होते हैं। कितने अयोग्यवाह होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक अंगा होता है और एक आ होता है। बताओ ये बताया था कि नहीं बताया था। अयोग्यवाह कितने होते हैं, 2 होते हैं। इनकी संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। जो उत्क्षिप्त मैंने बताया था वो हमने बताया था 2 होता है। कौन कौन सा, एक डा होता है और एक धा होता है। जो हमने संयुक्त बताया था, संयुक्त की संख्या हमने कितनी बताई थी कि 4 होते हैं। कितनी बताई थी भैया, अगर आप ढंग से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि संयुक्त की संख्या 4 होती है। कौन कौन सा होता है, तो ये हमारा कश होता है, ये हमारा त्रा होता है, ये हमारा ज्ञा होता है, और एक हमारा ये होता है श्रा। ठीक, इसके बाद जब व्यंजनों की संख्या होती है वो 33 होती है। अब आप इन सबको अगर ऐड कर देंगे भैया तो वो टोटल 52 हो जाएंगे। आप इसको ऐड करके देख लीजिएगा। तो आपको यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई होगी, और शायद मेरा वर्णमाला भी इस समय समाप्त हो गया, लेकिन पूरे तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। पूरे तरीके से कब हम समाप्त मानेंगे, जब आप क्वेश्चन को आँखों में उड़ा रहे होंगे, तब हम इसको मानेंगे कि आपने पूरे तरीके से इसको पढ़ लिया। ठीक, तो हम कल जो अगला वीडियो लेकर के आएंगे वर्णमाला पे, सिर्फ हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे। क्वेश्चन कौन सा लेकर के आएंगे, तो जो अभी तक एग्जामों में बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन जो पूछा है, जो ट्रेंडिंग में है, जो पूछा जा रहा है वर्णमाला से, जैसे यूपी कांस्टेबल में, एसएससी जीडी में, यूपीएसआई में, यूपी पेट में, लेखपाल में, सीयूटी में, जिसमें भी पूछा जाता है, मैं ढूंढ के वहीं से क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, इकट्ठा करके लेके आऊँगा और आपसे कराऊँगा, और आप इसको आँखों में उड़ा रहे होंगे। लेकिन इसको कब आप आँखों में उड़ाएंगे, जब आप मेहनत करके पढ़े होंगे तब आप उड़ाएंगे। ये बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई। तो यहीं पे इस क्लास का हम समापन करते हैं, और आपसे एक बात, आप लोग मन से और मेहनत से पढ़िए, क्योंकि जब आप मन से और मेहनत से नहीं पढ़ते हैं तो फिर आप अपना समय बर्बाद करते हैं। आप रात में खाना खिलाने में लग जाते हैं। खाना खाई कि नहीं खाई, बोलो लगते हो कि नहीं लगते हो, ये सच्चाई है।
अगर नहीं खिलाते हो तब तो अच्छी बात है। अच्छा, खिलाते कैसे हैं खाना? ये लोग फ़ोन करते हैं, ऐसे फ़ोन करते हैं, हेलो मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया? अब वो कहती है नहीं, आप खाए कि नहीं खाए? अब आप अगर बोल दिए नहीं मैं तो अभी नहीं खाया हूँ, तो वो क्या बोलेगी? मैं भी नहीं खाऊंगी, जब तक आप नहीं खाओगे मैं नहीं खाऊंगी। अरे पागल, वो थरिया भर के खा के बैठी है, वो तुमको बेवकूफ़ बना रही कि मैं नहीं खाऊंगी, भूखे मर जाओगे तुम। उसके पीछे समय मत बर्बाद करो, खाना मत खिलाओ लल्ला। इतने मोहब्बत से आप अगर अपने मम्मी पापा को खाना खिला दिए होते तो आपका घर में आज बड़ा इज्जत होता। ठीक है, तो उसके चक्कर में मत रहो, ठीक, जो दूसरे के चक्कर में हो। ठीक भैया, तो आप कहाँ पर क्या करना चाहिए वो आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, तो आप मेहनत करिए, पढ़िए, और जो फालतू का काम है उसको बंद कर दीजिए। यहीं पर हम अपने इस क्लास का द एंड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।